गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज कुमार साइंट्रिक कॉलेज से। आज हम कक्षा 10 के पाठ 2 भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। एक का कल कर चुके हैं, उसमें था वहाँ तक पढ़ लिया था हमने यूरोप का विश्व बाजार में प्रभावी होना। तो कैसे था आधुनिक युग में? आधुनिक युग से पहले क्या था? रेशम मार्ग या सिल्क रूट हुआ करता था। एक सिल्क रूट है क्या, इसके बारे में बताते हैं। रेशम मार्ग एक बहुत प्राचीन मार्ग था जो देश से देश को जोड़ने तथा महादेश से महादेशों को जोड़ने के लिए जाना जाता था। रेशम मार्ग ईसा पूर्व से पहले प्रारंभ हो चुका था, यानी ये ईसा से भी प्रारंभ हो चुका था। यानी आज 2020 ईसा ईस्वी है, तो 2020 से पहले ये मार्ग स्टार्ट हो चुका था। 15वीं शताब्दी तथा 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग भी किया गया था। यह मार्ग बहुत सारे महादेशों जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया को जोड़ता था, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा था। क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते का प्रयोग चाइनीज रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। अब देखिए रेशम मार्ग इसका क्यों पड़ा। इस मार्ग में सबसे पहले इस मार्ग का इस्तेमाल चाइना के रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। फिर हमने भारतीय मसाले, सामान, सोना चांदी और ढेर सारी वस्तुओं के आवागमन के लिए इस मार्ग का प्रयोग किया। यानी रेशम मार्ग का जो नामकरण हुआ वो आपका इसी से हुआ। तो वहाँ सबसे पहले चाइना रेशम का व्यापार उसी मार्ग से करता था। बाद में उसी मार्ग का उपयोग हमने मसाले, सोने चांदी आदि के लिए व्यापार के लिए किया। सामानों की आवाजाही के साथ अलावा व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। जब भी आपने देखा होगा हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता तो कुछ यहाँ की खाना पीना या हमारी सभ्यता संस्कृति सीख के जाता है या हम वहाँ से सीख के आते हैं। यही उस समय हुआ। ये व्यापार का होना, व्यापारियों को आना जाना, यानी एक से दूसरे देश में वहाँ की सभ्यता संस्कृति खान पान का भी आदान प्रदान होता था। जैसे भोजन यात्रा, इसमें जैसे भोजन का सिस्टम चालू हुआ। भोजन यात्रा कैसे हुई? जैसे व्यापारी यात्री एक जगह से दूसरी जगह गए और उनके साथ उनके खाने का सामान भी गया। जब भी कोई व्यापारी जाता था तो जो अपने यहाँ खाता था वही बांध के ले जाया करता था, जिससे व्यापार के साथ साथ खाना का भी बढ़ना चालू हुआ। जैसे नूडल्स चाइना से आया, पास्ता अरब देश से आया। ये हमारा खाना नहीं था। हमने नूडल्स जो आज खाते हैं जो चाइनीज व्यापारी यहाँ पे आए, अपना खाना लेके आए, इसलिए ये सब विदेशी। पास्ता अरब देश से आया, अरब देश के व्यापारी आए, वो अपने साथ पास्ता लेके आए, तो पास्ते का हमें ज्ञान हुआ, चाइनीज खाने का हमें ज्ञान हुआ। इस तरह भोजन का भी प्रचार प्रसार हुआ, यानी भोजन ने भी सामानों व्यापारों के साथ यात्रा किया। फिर कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कई बार कैसे ऐसा होता है, जैसे कोई विदेशी चीज़ हमारे यहाँ नहीं है वो आ जाती है, तो हमारे जीवन शैली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे एक था आलू। पहले आलू नहीं हुआ करता था, जब से आलू यूरोप से आया तब से लोगों के जीवन में बहुत अंतर आया। आज शायद दुनिया की हर जगह बिना आलू के कोई सब्जी नहीं बनती। आलू एक मुख्य खाद्य पदार्थ में से एक हो गया। इसी में आते हैं, जैसे आलू का इस्तेमाल शुरू करने के लिए यूरोप की गरीबी जिंदगी बदल गई। पहले यूरोप में आलू नहीं हुआ करता था, जहाँ से आलू का इस्तेमाल वहाँ पहुँचा, आलू व्यापारियों के द्वारा वहाँ की खेती हुई, तो यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी ही बदल गई। सब लोग अच्छे खासे सक्षम हो गए। उनका भोजन बेहतर हो गया था, उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। जब कहते हैं व्यक्ति का खान पान अच्छा होता है तो उसके शरीर में फर्क पड़ता है, तो शरीर में पड़ता है तो उसकी उम्र में फर्क पड़ता है।
आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1940 के दशक में आलू की फसल में बीमारी से खराब हो जाने के कारण कई लोग भूखमरी से मर गए। अब देखिए, वहाँ आलू से इतने डिपेंड हो गए थे कि आलू की फसल वहाँ की मुख्य फसल बन गई। एक बार वहाँ फसल में बीमारी हुई, फसल नष्ट हो गई, नतीजा क्या हुआ, बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण ही मर गए। अब उसी में आता है विजय, बीमारी व व्यापार। इसमें क्या आता है, 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने समुद्री रास्ते के जरिए व्यापार का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह अपना व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक बीच यूरोप वालों ने अपना व्यापार समुद्री रास्ते से स्टार्ट किया, तो जाके उन्होंने साथ साथ खोज भी की। उन्होंने नए व्यापारिक साथी ढूंढने के लिए समुद्री मार्ग से अन्य देशों की खोज भी की। उस समय पुर्तगाल और स्पेन शक्तिशाली राष्ट्र थे। अब देखिए, उस समय स्पेन और पुर्तगाल सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, बल्कि कीटाणुओं की मदद से। अब देखिए, यहाँ वही चीज़ आ गई, कीटाणु यानी वायरस। इतने खतरनाक बैक्टीरिया वायरस बनाते थे लोग, जिसकी मदद से भी लोग युद्ध जीता करते थे। यानी स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचते थे। ये सैनिकों को मारने, युद्ध जीतने का भी एक वायरस हुआ करता था। जैसे आज कोरोना फैला हुआ पूरे देश में तबाह की, उस समय भी कीट वायरस के द्वारा युद्ध को हारा जीता जाता था। लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यानी बहुत समय तक अमेरिका अलग थलग रहा है, जिससे उन लोगों के शरीर में वो क्षमता नहीं थी कि जो बीमारियाँ और वायरस के अटैक हो उनको वो झेल सकें। तो बच्चों, इस तरह आज हमारा दूसरा पार्ट खत्म हुआ। पार्ट पार्ट तीन का हम लोग कल फिर इसके आगे बात मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।